Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Bastille Day, also known as France National Day. इस टॉपिक डिस्कशन का आप यूज एसे राइटिंग में जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में कर सकते हैं। क्या है बेस्टील डे, जिसको नेशनल डे ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है, वो देखते हैं। इस दिन को फ्रांस में हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। दिस डे कॉमेमोरेट्स स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टील फोर्ट्रेस प्रिजन बाय रिवॉल्यूशनरीज ऑन 14 जुलाई 1789। देखिए, फ्रांस में अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में बिफोर 1789 वहाँ पे मोनार्की थी और वहाँ पे देयर वर सम सेक्शन ऑफ पीपल हु वांटेड टू ब्रिंग चेंज, दे वांटेड टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। मोनार्की रिमूव करना चाहते थे। दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ऐसे लोगों को कहा गया रिवॉल्यूशनरीज। ये क्रांतिकारी थे और पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना चाहते थे। तो नेचुरल सी बात है कि जो किंग और उनके जो नोबल क्लास हैं वो इस आइडियाज को पसंद नहीं करेंगे। तो फ्यू रिवॉल्यूशनरीज वेयर इम्प्रिजन्ड इन अ फोर्ट्रेस इन बैस्टील। तो पेरिस के अंदर बैस्टील फोर्ट्रेस था और उसी फोर्ट्रेस में एक प्रिजन भी था जिसमें कुछ रिवॉल्यूशनरीज को कैद करके रखा गया था। रिवॉल्यूशनरीज जो फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन लाना चाहते थे, उनको कैद करके रखा गया था। इस दिन को 14 जुलाई 1789 को जो उनके कॉमरेड्स थे, जो बाहर में थे, जो फ्री थे, उन रिवॉल्यूशनरी कॉमरेड्स ने बैस्टील फोर्ट्रेस एंड प्रिजन पे अटैक किया। अपने जो कॉमरेड्स हैं जो वहाँ पे इम्प्रिजन्ड थे उनको फ्री कराया। साथ ही साथ आर्म्स एम्यूनिशंस वेयर ऑल्सो टेकन अवे फ्रॉम द फोर्ट्रेस। और उसके बाद 14 जुलाई 1789 में ये बैस्टील फोर्ट्रेस स्टॉर्मिंग के बाद बाय द रिवॉल्यूशनरीज, इन रिवॉल्यूशनरीज के पास बहुत सारे अब हथियार वगैरह आ गए एंड देन बिगन रिवॉल्यूशन, जिसको बाद में नाम दिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसने फ्रांस का तो पॉलिटिकल सिस्टम बदला ही, दुनिया को भी कई सारे नए आइडियाज दिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका सबसे महत्वपूर्ण इवेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो था बैस्टील फोर्ट्रेस या प्रिजन स्टॉर्मिंग बाय द रिवॉल्यूशनरीज दैट हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789 that led to beginning of French Revolution. That is why this day 14th July is celebrated as Bastille Day या National Day of France, क्योंकि इसी दिन से आप मान सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिर आया क्यों, तो उसके पीछे की भी थोड़ी कहानी समझते हैं। देखिए, बिफोर द रिवॉल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी वाज हाईली सेग्रीगेटेड। पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू three social classes known as three states. The first state known as the clergy class, second state the noble class, and third state जिसमें सबसे ज़्यादा लोग population थी, 95% population belong to the third state. They were the common people including peasants, artisan, workers, the bourgeois class मतलब middle class and the workers class. तो society was highly segregated and उसमें 3 स्टेट्स के तौर पे डिवीजन हुआ था सोसाइटी का, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अगर हम फ्रेंच सोसाइटी को देखें बिफोर द रिवॉल्यूशन तो उसमें प्रिविलेजेस जो हैं वो बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। देयर वाज, दूसरे शब्दों में कहें तो देयर वेर ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। कैसे, तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेट यानी कि क्लेर्जी क्लास था या सेकेंड स्टेट यानी कि नोबल क्लास था, दे इंजॉयड एक्सटेंसिव प्रिविलेजेस, उनको तमाम सुविधाएं थीं। दे ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड एज पर द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, उनको
मिलिट्री में या चर्च में हाई पोजीशंस मिले थे विदाउट मच ऑफ देयर ओन या पर्सनल मेरिट, दे वर लार्जली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। जबकि वहीं जो थर्ड स्टेट था, इसके ऊपर तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पोज कर दी गई। इनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, साथ ही साथ इनको कुछ कंपलसरी अनपेड लेबर भी देना होता था। कुछ साल में कुछ समय इनको काम करना होता था फॉर द स्टेट, और उसके बदले में इनको कोई पैसा नहीं मिलता था। द पीजेंट्स वेयर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कंपल्सरी अनपेड लेबर नोन एज कॉवे, एंड दे हैड टू पे ह्यूज टैक्सेस एज वेल। तो ये जो फिगर है, ये इमेज जो है, वो कहीं ना कहीं इस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ द अपर टू स्टेट्स, सोशल स्टेटस के हिसाब से हम बात करें तो जो अपर टू स्टेट है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, हाउ दे एक्सप्लॉइटेड द थर्ड स्टेट। द थर्ड स्टेट हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट। मतलब सोसाइटी वाज हाईली सेग्रीगेटेड एंड हैविंग ग्लेरिंग इनइक्वालिटी। तो नेचुरल सी बात है कि जो थर्ड स्टेट है उसके मन में रिसेंटमेंट आएगा ही आएगा, वो पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना चाहेगा। और यही थर्ड स्टेट के कुछ लोग रिवॉल्यूशनरी हुए हु वांटेड टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द क्लास डिवीजन ऑफ फ्रांस, दे वांटेड टू एंड मोनार्की। 1789 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 14 जुलाई को। द किंग वॉज ऑल्सो बिहेडेड, गिलोटीन कर दिया गया था 1793 में। तो इस तरीके से दे ब्रॉट चेंज इन द फ्रांस पॉलिटिकल सिस्टम। इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम काफी हद तक बदला। अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एस्से राइटिंग में या एथिक्स पेपर में, वो एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। तो you can use this statement that unequal distribution of privileges and duties often leads to social unrest as seen in the French Revolution of 1789। समाज में जो ज़्यादा मेरिटोरियस है, जो समाज के प्रति ज़्यादा सर्व कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसको प्रिविलेजेस भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी को प्रिविलेजेस हैं या चीफ मिनिस्टर को प्रिविलेजेस हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी है कि वो सर्व भी करें समाज को, ड्यूटी भी उनकी उतनी ही है, सिग्निफिकेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नंबर ऑफ आवर्स, बट सिग्निफिकेंट ड्यूटी भी है। सो इफ समवन इज फुलफिलिंग बिगर ड्यूटीज, डिफिकल्ट टास्क, तो उस केस में उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलना जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर प्रिविलेजेस लोगों को दिए जाए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, not on the basis of their personal merit या their contribution towards society, then the society is bound to have unrest and it may lead to situations like French Revolution of 1789। तो इस तरीके से आप इस आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थर्ड स्टेट मेनली लीड कर रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो था आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, एंड दीज आइडियल्स इंस्पायर्ड प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इज इंश्राइंड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ई-सरस प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ई-सरस एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अंडर दीन दयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस स्कीम के बारे में हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था साल 2011 में। उस टाइम में इसको लॉन्च किया गया था अंडर नेम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बाद में 2015 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया दीन दयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है रूरल एरिया के अंदर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को इंश्योर कराना, खासकर विमेन का। तो उसी मकसद से लॉन्च किया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इसका नाम हो गया है DNRLM। तो इसी स्कीम के अंतर्गत रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए जाते हैं, विमेन के खासकर।
और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है टू स्टार्ट बिजनेसेस एंड एक्सप्लोर डिफरेंट मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री, ताकि रूरल एरियाज में विमेन के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन हो पाए. Women could participate in the economic affairs also from rural background. इसी मकसद से बेसिकली डे एनआरएलएम स्कीम में के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए जाते हैं. अभी ये डे एनआरएलएम स्कीम के अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं विमेन के, वो विमेन फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं फूड प्रोसेसिंग के, खासकर जैसे कि अचार, पापड़ या फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं. इन प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेसिबिलिटी मिले, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उस तरीके का इनका भी अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो. इसी आइडिया से गाइडेड होकर के डे एनआरएलएम स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है ई सरस मार्केट प्लेटफॉर्म. बेसिकली कैसे अमेजन एक मार्केट प्लेस है और अमेजन के लिए जो ऐप है जिसकी मदद से आप अमेजन मार्केट प्लेस को एक्सेस कर सकते हैं, उस ऐप का नाम है अमेजन शॉपिंग. वैसे ही ई सरस इज द मार्केट प्लेस launched under Day NRLM for the products of the self-help groups created under Day NRLM. और ई मार्केट प्लेस को एक्सेस करने के लिए जो ऐप है, वो ऐप का नाम है सरस आजीविका मोबाइल ऐप. तो बेसिकली जैसे आप अमेजन शॉपिंग ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर अमेजन मार्केट प्लेस से आप मार्केटिंग या शॉपिंग कर सकते हैं बेसिकली, वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से सरस आजीविका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस सरस आजीविका मोबाइल ऐप की मदद से ई सरस मार्केट प्लेस को आप एक्सेस कर सकते हैं. तो ई सरस इज नेम ऑफ द मार्केट प्लेस एंड सरस आजीविका इज नेम ऑफ द ऐप दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस दिस मार्केट प्लेस. नाउ ई सरस has been integrated with ONDC, Open Network for Digital Commerce. ONDC की मदद से क्या किया जा रहा है कि जो अलग अलग डिजिटल कॉमर्स वाले ऐप्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है. इससे फायदा ये होगा कि बायर फ्रॉम एनी ऐप विल बी एबल टू डू शॉपिंग फ्रॉम एनी अदर ऐप जिसमें उसने सीधा सीधा डायरेक्टली लॉगिन भी नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अमेजन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, इनका मैं एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ. अमेजन, फ्लिपकार्ट, अभी क्या है कि आपको अगर फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करते हैं तो आप उन्हीं सारे सेलर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड हैं. अगर आप अमेजन में लॉगिन करते हैं तो आप उन्हीं सारे सेलर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो अमेजन पे रजिस्टर्ड हैं. लेकिन अगर ये अमेजन और फ्लिपकार्ट इन सबको ओएनडीसी में इंक्लूड कर दिया जाए, ओएनडीसी को लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा विद द एम कि अल्टीमेटली धीरे धीरे जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको इस पे इंटीग्रेट कर दिया जाए. अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट इस पे इंटीग्रेट हुए नहीं हैं पूरी तरह से, वो अभी एक सेपरेट मार्केट ऐप की तरह ही चलते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए इनको इंटीग्रेट कर दिया जाए जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओएनडीसी, तो फ़ायदा ये होगा कि आप लॉगिन करेंगे फ्लिपकार्ट पे, लेकिन आपको वो सेलर्स भी दिखेंगे, उनके प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है अमेजन पे. लाइकवाइज आप लॉगिन करेंगे अमेजन पे, आपको वो सेलर्स और उनके प्रोडक्ट भी दिखेंगे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है फ्लिपकार्ट पे. तो ONDC basically wants to create a larger marketplace by integrating different e-commerce platforms. इससे फायदा ये होगा कि कस्टमर यूजिंग वन शॉपिंग ऐप कैन बाय प्रोडक्ट सोल्ड बाय सेलर्स रजिस्टर्ड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म. सो बायर एंड सेलर नीड नॉट टू बी ऑन द सेम ऐप. अभी क्या है कि ONDC लॉन्च तो कर दिया भारत सरकार ने, लेकिन ONDC पे जो दो मुख्य मार्केट प्लेस हैं अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट सो फार. लेकिन फ्यूचर में आ जाएंगे, जब आ जाएंगे देन ONDC विल बिकम मोर इफेक्टिव. मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि ई सरस मार्केट प्लेटफॉर्म दैट कैन बी एक्सेस थ्रू सरस आजीविका मोबाइल ऐप इज इंटीग्रेटेड विथ ONDC. अब लास्ट संडे को, पिछले वीक मंडे को बेसिकली
हमने सी लीप्स प्लेटफॉर्म के बारे में भी देखा था। द सी लीप्स प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड अंडर डे एनआरएलएम स्कीम ओनली। तो सी लीप्स प्लेटफॉर्म जो है उसका मकसद क्या था, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ई सरस, वो भी थोड़ा समझते हैं। सी लीप्स प्लेटफॉर्म helps a self-help group to register its business and then track its production and income। बेसिकली बिजनेस को स्टार्ट करने में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करने में, उसको रजिस्टर करने में, अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करने में, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों को देखने में हेल्प करता है सी लीप्स प्लेटफॉर्म, लॉन्च्ड अंडर डे एनआरएलएम। जबकि ई सरस हेल्प्स इन मार्केट एक्सेसिबिलिटी। बिजनेस बन गया है, अब उस बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं उसको मार्केट में कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है ई सरस ऐप या ई सरस मार्केट प्लेस, जिसकी मदद से ई सरस मार्केट प्लेस और सरस आजीविका ऐप। तो आपको पता है एक बात कि जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में एक टॉपिक सीधा सीधा लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंस के अंदर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको कैसे एम्पावर किया जा रहा है थ्रू डिजिटल इनिशिएटिव्स, अगर ऐसा कुछ प्रश्न आ गया तो फिर आप ई सरस मार्केट प्लेटफॉर्म, सरस आजीविका मोबाइल ऐप, सी लीप्स, इन सब के बारे में लिख सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से रूरल एरियाज में विमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा रहा है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन से हैं, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो जैसा मैंने आपको कहा था उसी आइडिया के अराउंड मैंने एक क्वेश्चन बना करके दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर रीडिफाइनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इकोसिस्टम इन इंडिया। तो आपको बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस बताना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स, और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एप्लीकेशन इन रूरल एरियाज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसमें दो एग्जांपल दे दीजिए, सी लीप्स विच हेल्प इन which provides hand holding support in starting a business, and eSaras marketplace which helps in ensuring accessibility to self help groups, मार्केट एक्सेसिबिलिटी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस तरीके से एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है डिजिटल सॉल्यूशंस टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिससे कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो लक्ष्य रखा था भारत सरकार ने लखपति दीदी स्कीम का कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत जितने भी विमेन हैं सबको साल में कम से कम 1 लाख रुपए का इनकम तो इंश्योर करा करके दे, वो लक्ष्य पूरा हो सकता है विथ हेल्प ऑफ दीज डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो इस तरीके से आप लखपति दीदी स्कीम वगैरह का मेंशन करके कंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ सुगर्स इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर मीन्स स्टार्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटरस्टेलर। This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर के दो थ्योरीज हैं। एक है कि अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत हुई फ्रॉम द केमिकल्स दैट वेर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अर्थ इटसेल्फ। खासकर अर्थ के ऊपर शुरुआत से ही ओशंस थे, उन ओशंस के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स थे जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड लाइटनिंग एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इन सब एक्टिविटीज के कारण some chemicals present in the ocean reacted with each other and they led to rise of more complex organic molecules like sugar, amino acid, nucleotides, and later on these sugar, amino acid, nucleotides became building block for life। अभी तक कोई एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा है कि जीवन कब कैसे एग्जैक्टली शुरू हुआ, लाइफ है क्या, ये अभी भी इनएक्सप्लिकेबल फिनोमेना है, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है। बट एक बात तो तय है कि लाइफ के लिए, लाइफ मेनली बिलोंग्स टू, जीवन मेनली बिलोंग्स टू दोज एंटिटीज दैट आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक थ्योरी ये कहती है कि अर्थ के ऊपर ही कुछ ऐसे केमिकल्स थे जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया, they became more complex organic molecules, and these complex organic molecules like sugar, amino acid, nucleotides
They further integrated with each other, they acted as building block, and that led to first living cells like amoeba, and then those amoebas further disintegrated and evolved, that led to complex diversity of life on earth. तो ये एक थ्योरी है. दूसरी थ्योरी ये है कि लाइफ को स्टार्ट करने के लिए जो भी ऑर्गेनिक केमिकल्स की जरूरत थी, इट वाज डिलीवर्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस थ्रू फिनोमेना लाइक एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइट्स या कॉमेट्स. ये जो केमिकल्स थे जिसकी मदद से लाइफ की शुरुआत हुई है, these chemicals were not originally on the earth, they were delivered on the earth through some exogenous factor. स्पेस के अंदर ये केमिकल्स थे एंड दे वर डिलीवर्ड ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू फिनोमेना लाइक एस्टेरॉइड, मेटेओराइट्स एंड कॉमेट्स. अब करंट न्यूज देखते हैं. करंट न्यूज ये है कि दो लैंड बेस्ड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स की मदद से स्पेन के अंदर दो लैंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स, लार्ज लैंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स लोकेटेड इन स्पेन, उनके मदद से कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है रिगार्डिंग स्पेसेस बिटवीन टू स्टार्स इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी. और उस डेटा की मदद से ये पता चला है कि स्टार्स के बीच में काफी सारा स्पेस जो है, इट इज मेड अप ऑफ sugars that are building block for organic molecules that ultimately lead to origin of life. तो मतलब स्पेस के अंदर बहुत सारा सुगर है, ये पता चला है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड माउंटेड रेडियो टेलीस्कोप इन स्पेन, ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप इन स्पेन. उसकी मदद से पता चला है कि स्टार्स के बीच में खूब सारा स्पेस इज मेड अप ऑफ सुगर. 4 different type of carbon sugars have been detected and these carbon sugars are required for creating building blocks necessary for life. तो ये जो recent finding है which has also been published in journal Nature Astronomy, it gives more support to the exogenous delivery theory कि जो भी building block chemicals थे for the beginning of life, they have been delivered on the earth from some outer space. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इनॉग्रल इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, हर महीने IIP तो पब्लिश होता है, आपको पता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हमारे देश में ग्रो कर रही हैं. IIP is published monthly. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बेसिकली रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज किस तरीके से ग्रो कर रही है हमारे देश में, उनका आउटपुट किस तरीके से बढ़ रहा है, वो इंडिकेट होता है विथ हेल्प ऑफ IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अब भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने IIP का सर्विस सेक्टर काउंटर पार्ट पब्लिश करना शुरू किया है, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, जिसमें अब ये भी देखा जाएगा, IIP तो है ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, नाउ ISP विल ट्रैक सर्विसेज, सो इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज सर्विस सेक्टर काउंटर पार्ट ऑफ IIP. ISP को लॉन्च कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने. ISP को मेजर करने वाली बॉडी NSO है, NSO ही IIP भी मेजर करती है, NSO ही GDP मेजर करती है, NSO ही अब ISP भी मेजर करेगी. बेस ईयर फॉर ISP विल बी 2024-25. 19 सर्विस सब सेक्टर्स हैव बीन अकाउंटेड अंडर ISP. अलग अलग सेक्टर सर्विस से रिलेटेड, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, इस तरह के 19 सेक्टर्स, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स यहाँ पे 10 यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. टोटल 19 सर्विस सेक्टर्स को ट्रैक किया जाएगा, उनके आउटपुट को ट्रैक किया जाएगा, विच इंक्लूड्स अबाउट 60% ऑफ सर्विस सेक्टर. सारे के सारे सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर का लगभग 60% सेगमेंट को कवर किया जा रहा है अंडर ISP. ISP मंथली पब्लिश होगा, जिसमें ट्रैक किया जाएगा कि सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन किस हिसाब से बढ़ रहा है,
उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा यूज़ किया जाएगा इसको पब्लिश करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो भी डेटा कलेक्ट करेगी। उसके अलावा जीएसटी रिलेटेड डेटा, अलग अलग सर्विस सेक्टर वाली जो एंटिटीज़ हैं वो अपना जीएसटी फाइल करते हैं, तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि उनका प्रोडक्शन कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। उसके अलावा एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये 3 सोर्सेस इस्तेमाल किए जाएंगे फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईएसपी। आईएसपी भारत में अब शुरू हो रहा है, लेकिन कई सारे एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे कि फ्रांस, साउथ कोरिया, यूके, उसमें रेगुलरली आईएसपी पब्लिश होता रहा है। अब भारत में शुरू होगा। करंट न्यूज़ ये है कि अप्रैल महीने का, अप्रैल 2026 का आईएसपी पब्लिश किया है एनएसओ ने ऑन 14 जुलाई 2026, यानी कि कल के दिन। और उसके हिसाब से बताया गया है कि अप्रैल 2026 में सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 20.8% रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अप्रैल 2025। मतलब ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ हम बात करें तो अप्रैल 2026 में ग्रोथ हैज बिन 20.8% इन सर्विस सेक्टर, मेनली इन 19 सर्विस सेक्टर्स में से 20.8% का ग्रोथ रहा है। तो ये पहला इनॉग्रल आईएसपी पब्लिश हुआ है कल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जुलाई महीने में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट महीने से आईएसपी विल बी पब्लिश्ड ऑन 29th ऑफ एवरी मंथ। जैसे अगले महीने आईएसपी पब्लिश होगा 29 अगस्त को, फिर 29 सितंबर को, और आईएसपी पब्लिश होगा विथ अ लैग ऑफ 2 मंथ्स। जैसे अभी जुलाई में पब्लिश हुआ है अप्रैल महीने का, अगस्त में पब्लिश होगा मई महीने का, सितंबर में पब्लिश होगा जून महीने का। आईआईपी की अगर हम बात करें तो आईआईपी 28 तारीख को पब्लिश होता है हर महीने के, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी 1 महीने के लैग के साथ पब्लिश होता है। अब जैसे जुलाई में जून महीने का, अगस्त में जुलाई महीने का, तो आईआईपी में 1 महीने का लैग रहता है, आईएसपी में अभी 2 महीने के लैग के साथ पब्लिश किया जाएगा। आईएसपी पब्लिश होने से फायदा ये होगा कि सर्विस सेक्टर जिसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा है, अबाउट 53%, उसके ऊपर बेटर टैब रख पाएगी भारत सरकार। तो उस हिसाब से इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो पाएगा, डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी। तो ये सब फायदे हैं आईएसपी मेजर करने के। आईएसपी मेजरमेंट के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है उस मेथड को कहा गया है लास्पेयर्स वॉल्यूम इंडेक्स मेथड। Basically, Laspeyres volume index method is a statistical method used to measure change in the volume, that is quantity output of production over time while keeping prices or weightage fixed. तो बेसिकली जो आईआईपी में किया जाता है उस मेथड को भी कहा जाता है लास्पेयर्स वॉल्यूम इंडेक्स मेथड। बेसिकली जो जीडीपी में भी किया जाता है, याद कीजिए, रियल जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइसेस को फिक्स कर देते हैं कि नहीं, प्राइस फिक्स कर देते हैं और सिर्फ हम वॉल्यूम में चेंज को मेजर करते हैं। तो उस मेजरमेंट मेथड को रियल जीडीपी जैसे मेथड, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइस को फिक्स कर देते हैं और ईयर आफ्टर ईयर वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं। सो इस स्टैटिस्टिकल मेथड को कहा जाता है लास्पेयर्स वॉल्यूम इंडेक्स मेथड, वेयर द चेंज इन वॉल्यूम इज क्वांटिफाइड, prices या weightage are kept fixed. The same approach will be done for ISP as well as IIP के लिए तो किया जाता ही रहा है कि प्राइसेस फिक्स कर दिया जाता है, अलग अलग आइटम्स का जो वेटेज है वो फिक्स कर दिया जाता है, जो हर साल बदलता है, जिसके बेसिस पे इंडेक्स इंक्रीज होता है, वो होता है द वॉल्यूम इटसेल्फ, लास्पेयर्स वॉल्यूम इंडेक्स मेथड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जीएस पेपर 3 में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि आईएसपी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद से क्या फायदा होगा इकोनॉमिक प्लानिंग में, मॉनेटरी पॉलिसी में एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, डिस्कस। पाइजन फॉल्ट से रिलेटेड चौथा स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट ए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इट्स अ नॉर्मल फॉल्ट। बाकी तीनों स्टेटमेंट तो सही हैं। टेंसाइल फोर्सेस के कारण ये बना है, तो एक दूसरे से अवे मूव करता है लैंडफॉर्म। यहाँ पे तीनों करेक्टली मैच्ड हैं। Which of the following is correctly matched? The normal fault formed due to tensile forces, reverse fault due to compressional forces and strike slip because of horizontal movement. तो all three are correctly matched. Correct answer should be C. मैं इसको rectify कर दूंगा. Correct answer should be C. उमंग में दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के भी सर्विसेज उमंग ऐप के थ्रू अवेल किए जा सकते हैं।
उमंग इज मेनली फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू सिंगल प्लेटफॉर्म। नेशनल क्वांटम मिशन, इसमें दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। Quantum advantage refers to ability of quantum computer to solve a practical problem more effectively than best classical computer. That is true. Quantum advantage means quantum computer is faster than classical computer for every computational task. यहाँ गलत हो जाता है ये, for every computational task के लिए क्वांटम कंप्यूटर बेहतर ही हो, नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर टू एंश्योर क्वांटम एडवांटेज. Second statement is wrong, and that is why you get the answer. First statement is correct, third is correct. Quantum advantage relies on quantum properties like superposition and entanglement. US first scientific report on AI governance. It was not released by ITU. ITU ने तो पहला AI सबमिट करवाया है जेनेवा में, लेकिन इसको रिलीज किया है इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, जिसको उस ग्रुप को 40 साइंटिस्ट के ग्रुप को बनवाया है यूएन ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने. तो इसको आईटीयू ने रिलीज नहीं किया है इस पहले रिपोर्ट को, इसको इंटरनेशनल फोरम ऑफ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने बनाया है 40 लोगों की टीम ने, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.